नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जानिए मशरूम की खेती का आसान तरीका। ग्लैडियोलस की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। किसान खुद को कैसे बचाएं कोरोना के कहर से। फसल कटाई में बरतें एहतियात जो कि इस प्रकार से है। फसलों की कटाई मशीनों से करें। कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली दराती आदि इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 3 बार साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। फसल कटाई के समय आपस में एक तय दूरी बनाकर रखें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। हर आदमी की पानी की बोतल भी अलग अलग होनी चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा काम में लिए जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति कभी इस्तेमाल न करे। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। बुखार, खांसी या जुकाम वाले व्यक्ति से कटाई न करवाएं, उससे दूरी बनाकर रखें। खेत में ही पानी और साबुन का इंतजाम करें ताकि आप अपने हाथों और फसल कटाई करने वाले यंत्रों को समय समय पर साफ करते रहें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मशरूम की खेती में होने वाले फायदे को देखकर इन दिनों इसकी खेती में शहरी युवा भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए सही समय चल रहा है। अगर आप भी ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान दें, देखिए अन्नदाता की ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर ऑयस्टर मशरूम को भारत में झिंगरी के रूप में जाना जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों के क्षय पर भी बढ़ सकता है। इस मशरूम के फल शरीर में अलग अलग शैल, पंखे या रंग के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सफेद, क्रीम, ग्रे, पीले, गुलाबी या हल्के भूरे रंग के होते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती बड़ी आसानी और सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फॉर्मेलिन और स्पॉन इत्यादि की जरूरत होती है। इसकी खेती सितंबर से लेकर मार्च तक होती है। उत्पादन की विधि: इसके उत्पादन के लिए 10 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में भिगोया जाता है। इसके लिए 150 मिलीलीटर फॉर्मालिन, 7 ग्राम कार्बेडाजिन को पानी में घोलकर इसमें 10 किलो भूसा डुबोकर उसको शोधन किया जाता है। भूसा भिगोने के बाद लगभग 12 घंटे, यानी अगर सुबह फैलाते हैं तो शाम को और शाम को फैलाते हैं तो सुबह निकाल लें। इसके बाद भूसे को किसी जालीदार बैग में भरकर या फिर चारपाई पर फैला देते हैं, जिससे अतिरिक्त पानी निकल जाता है। 10 किलो भूसे के लिए 1 किलो स्पॉन की जरूरत होती है।
इसके लिए 7 दिन पहले ही मशरूम की स्पॉन लेने चाहिए। इसके बाद 1 किलो सूखे भूसे को एक बैग में भरा जाता है। एक बैग में 3 से 5 लेयर लगानी होती है और प्रत्येक लेयर लगाने के बाद उसमें स्पॉन को किनारे किनारे रखकर उस पर फिर भूसा रखा जाता है। इसके बाद पॉलीथीन को ऊपर से कस करके बांध देते हैं। बैग में हवा जाने के लिए 15 से 20 छेद कर दिए जाते हैं। इसके बाद पॉलीथीन को 10 से 12 दिन जमीन से ऊपर कमरे में रखते हैं और फिर जब भूसा पूरी तरह से सफेद हो जाता है तब पॉलीथीन को हटा देते हैं। बांस या लकड़ी के सहारे उनको जमीन से ऊपर छांव में रखते हैं। जब भी नमी की मात्रा कम हो तो स्प्रे से पानी का छिड़काव करते हैं। 5 से 7 दिन बाद अंकुरण होने लगता है। फिर 10 से 15 दिन में मशरूम तैयार होने लगता है। मशरूम को घुमाकर तोड़ दिया जाता है। एक बंडल में 2 से 3 किलो मशरूम तैयार होते हैं। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद भी तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ग्लैडियोलस के रंग बिरंगे फूलों को देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक शुभ काम में इनका प्रयोग होता है और इसी के चलते बाजार में इन फूलों को दाम भी अधिक मिलता है। जो किसान ग्लैडियोलस की खेती कर रहे हैं वे इसके अच्छे उत्पादन के लिए फसल की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं। ग्लैडियोलस की खेती के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा कि हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि ग्लैडियोलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट फ्लावर है और इसकी देश और विदेश में मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे झारखंड और बिहार में जिन किसान भाइयों ने ग्लैडियोलस की खेती की है उनकी फसल अभी खेत में लहलहा रही होगी और हम आशा करते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो और वो रोग और कीटाणु मुक्त हो। फिर भी जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती के लिए अक्टूबर में कंद अगर लगाई है तो उनके खेत में जो फसल अभी खड़ी है वो अभी उसमें पुष्प कलिका आने की अवस्था है, डंठल उसमें आने शुरू हो गए होंगे। तो इस दौरान हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि उन्हें अच्छी उपज और अच्छे कट फ्लावर का स्पाइक प्राप्त हो। ग्लैडियोलस की फसल से अच्छी गुणवत्ता की फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए इसमें समसामयिक कार्यों को समय पर करना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। जब हम बात करते हैं ग्लैडियोलस की खेती करने की तो हमारे बिहार और झारखंड में मुख्यतः हमारे किसान भाई खुले खेतों में इसकी खेती करते हैं। तो जब वो कंद की बुआई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन खेतों में पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलती रहे, सुबह से शाम तक उन खेतों में धूप आनी चाहिए। इससे फूलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहले तो किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जिन खेतों में अभी ग्लैडियोलस की फसल 2 से 3 पत्तियों वाली अवस्था में है, उस अवस्था में वो पहली बार अपने खेतों से अवांछित जो खरपतवार हैं उनको हटा दें, क्योंकि इन्हीं खरपतवारों की वजह से फसल में कई तरह के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का आक्रमण होता है। तो यदि किसान भाई अपने फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले फसल प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 से 3 पत्ती की अवस्था में वो पहली बार निकाई गुड़ाई करके अपने खेतों की सफाई कर ले। इसके बाद खरपतवार हटाने के बाद मिट्टी को चढ़ाते हैं। उस समय 90 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है, मिट्टी में मिलानी है, उसके बाद मिट्टी को चढ़ाना है। सिंचाई प्रबंधन
खेत में उचित नमी बनाए रखने के लिए 7 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ड्रिप से सिंचाई करने पर 40 से 60% पानी की बचत होती है। इसके साथ ही साथ इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि इसके बाद जब हमारी फसल 5 से 6 पत्तियों वाली अवस्था में आएगी, उस समय दोबारा हमें अपने खेतों से खरपतवार हटानी है और नाइट्रोजन की जो दूसरी खुराक है यूरिया के रूप में 90 किलो यूरिया के रूप में हमें दूसरी बार खरपतवार हटाने और मिट्टी चढ़ाने के दौरान देनी है। किसान भाई इस समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ग्लैडियोलस की हाइट, जो पौधे की हाइट है वो अधिक होती है। कम से कम वो अगर अच्छी वैरायटी की फसल आपने ले रखी है, अच्छे वैरायटी के कंद आपने लगाए हैं, तो उसकी ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक होगी, तभी हमें अच्छे लंबे स्पाइक मिलेंगे। तो जब पौधे की लंबाई अधिक हो जाती है तो उसे हवा में झुकने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है स्पाइक का। तो उन सब से बचने के लिए इस समय पौधों को सहारा देने की आवश्यकता है। तो सहारा देने के लिए हम बांस की डंडियों का इस्तेमाल करते हैं। ग्लैडियोलस की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, तो इसके लिए खेत में निरीक्षण करके देखें और समय रहते फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाएं। इसके साथ ही साथ किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इस समय पत्तियों में जो कीड़े लगते हैं, जो पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है, यदि पत्तियों में कीड़े आते हैं तो वो किसी न किसी वजह से हमारे फूलों के डंठल को भी नुकसान पहुंचाती हैं और कलियों में भी वो चली जाती हैं। तो उनसे रोकथाम के लिए कीटनाशक का भी प्रयोग करेंगे। तो कीटनाशक के लिए आप क्लोरपाइरिफोस या इंडोसल्फान, इसका 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि इस अवस्था में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य ही अच्छी गुणवत्ता वाले ग्लैडियोलस के कट फ्लावर्स प्राप्त होंगे, जिसकी आप मार्केट में अच्छे दामों में बेच सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान इस मौसम में बकरियों में पीपीआर रोग होने का खतरा बना रहता है, जिसकी चपेट में आने पर इनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे में किसान बकरियों को पीपीआर से कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जिला भागलपुर के डॉक्टर जिया उल होदा। बकरी पालन अपने आप में एक बहुत ही स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बकरी पालन करते वक्त हमारे किसान भाइयों को उसके बीमारी के संबंध में रोकथाम और बचाव के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बकरी आप पालन कर रहे हैं तो आप जान लें कि बकरियों में सामान्यतः कृमि की परेशानी काफ़ी होती है। आप देखेंगे जब कभी भी आप 20 से 25 बकरियां झुंड में पालते हैं, एक जगह पर पालते हैं, तो बकरियों में रीइन्फेस्टेशन ऑफ पैरासाइट यानी कि परजीवी का पुनः संक्रमण काफ़ी देखने को मिलता है और इसके वजह से बकरियों के बढ़वार में काफ़ी दिक्कत होती है और अपेक्षाकृत जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम लोग चाहना चाहते हैं, वो हमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक 4 माह पर एक कृमिनाशक दवा, फेनबिंडाजोल हो, सबसे सेफ है, जो आप प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर गर्भवती बकरियां नहीं हैं तो आजकल मार्केट में फेनबिंडाजोल आइवरमेक्टिन का भी कॉम्बिनेशन आता है, उसके शरीर भार के हिसाब से साल में प्रत्येक 4 माह पर अवश्य दें। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड में कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना एवं खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ लें बकरी को निमोनिया रोग है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी हो सकती है। बचाव एवं उपचार। शीत ऋतु अर्थात ठंड के मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर
3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। बकरियों में जो अभी का समय है, नवंबर से लेकर जनवरी के आसपास में बकरियों में महामारी के रूप में PPR का रोग होता है और आप देखते होंगे कि बकरियों को दस्त होने लगता है, मुंह में घाव हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हम जो देखते हैं कि बकरियां मरती हैं तो उसमें बकरियां सबसे पहले PPR रोग में शरीर में पानी की कमी, आयंस की कमी की वजह से मरती हैं, बाद में PPR की वजह से मरती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपकी बकरियों में लक्षण दिखता है तो आप जानते हैं कि एक विषाणु जनित बीमारी है ये। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप पशुओं को PPR का टीका प्रत्येक वर्ष 1 ml चमड़ी के नीचे आप उसको दे दें। ऐसा करने पर 3 साल तक इस भयावह बीमारी से आपकी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर PPR हो जाता है तो देखिए आप सबसे पहले उनके तो आप ORS का घोल हो इसको दें और साथ में जो द्वितीय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ होता है तो उसके साथ आप कोई भी ओफ्लॉक्सासिन TZ और अगर बुखार की समस्या आती है तो उसको आप जो है उसके अनुरूप आप दबा दें। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बकरियों के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं तो आप उसमें आप क्या करें कि बोरिक एसिड पाउडर का घोल जो है आप दें। FMD खुरपका मुंहपका बीमारी, ये बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होठ व खुरों के बीच की छाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती है। मुंह व जीभ के अंदर छाले हो जाने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती व कमजोर हो जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों का इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरीन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। बकरियों का पेट फूल जाना गांव में एक बहुत ही साधारणता बीमारी है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बकरियां मरती हैं। खास करके उस समय जब आपके यहाँ भोज का प्रबंध हो रहा हो, अनाज बहुत ज़्यादा बकरियां ज़्यादा खा ले, उसमें ये अफरा का केस आपको बड़े पैमाने पर मिलता और अचानक बकरियों का पेट फूल जाता है और बकरियां मर जाती है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बकरी पालक हैं तो कुछ दवाएं आपको तुरंत अपने घर में रखनी चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि टिम्पॉल पाउडर मार्केट में मिलता है, आप 30 ग्राम कोई पानी में घोल करके और आप पिलाएं। बकरियों का जब अफरा की बीमारी हो और आप ज़्यादा परेशानी हो तो बकरियों को एक साइड दीवार के सटा दें और उसको पूरा लेटने नहीं दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी बकरियां मरती हैं जो हम लोगों ने नोटिस किया है। तो लेटा देने के बाद आप क्या करें, देखे होंगे कि बाएं तरफ एक फ्लैंक रीजन होता है, एक 18 नंबर की मोटी निडल भी आप घर में रखें और तुरंत अविलंब उसमें आप प्रिक करें। देखिए कि तुरंत गैस बाहर आ जाएगी। और घर में खाने वाला आप सोडा रखते हैं, 10 से 12 ग्राम 20 ml पानी में मिलाकर सीधा निडल से सीधे बकरियों के पेट में उसी निडल से इंजर्ट करें। तो आप साथ में 1.5 ml से 2 ml आप एविल का प्रयोग करें। तो आप घर में ये टिम्पॉल पाउडर है, खाने वाला सोडा है, आप नहीं रखेंगे। जब जब आप बाजार लाने जाएंगे तब तक आपकी बकरियां देखेंगे मर जाती हैं। तो ये 2 दवा तो आप अवश्य रखें। किसान भाइयों, अगर इतनी बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो नियमित रूप से ये 2 टीकाकरण और आप जो 4 महीने पर कृमिनाशक दवा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको बकरी पालन में कहीं से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव सरौली, जिला समस्तीपुर से अमित कुमार जी ने। आप आम और लीची के बाग के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं, तो अमित जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
आम और लीची के अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है और बड़ा माकूल समय इस समय है कि आप उसके प्रबंधन का कार्य करें। प्रबंधन का मतलब ये होता है कि साफ सफाई और कीड़ों मकोड़ों से बचाव के लिए। तो आम और लीची के मंजर अभी पौधों में आ रहे हैं और कुछ आने के क्रम में है। चूँकि इस बार ठंडा थोड़ा काफ़ी लेट तक पड़ा है, जिसकी वजह से मंजर धीरे धीरे आ रहा है। और आम में तो लगभग 50 से 60% पौधों में मंजर आ गया है और कुछ में आने के क्रम में। लीची में भी यही स्थिति बनी हुई है। पौधों की धुलाई कीटनाशक से नहीं किए हों वो किसान भाई मंजर खुलने से पहले, मेरा खुलने का मतलब यह है कि फूल ओपन होना, अगर खुला नहीं है तो आप एक इस्तेमाल कीटनाशक का इमिडाक्लोरोपिड नामक कीटनाशक का इस्तेमाल 1 ml प्रति लीटर की दर से आम और लीची दोनों पर समान रूप से छिड़काव करेंगे तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो फूलने पर पौधों के फलन को नुकसान करते हैं उससे आपको राहत मिल जाएगी। बाग में अधिक मात्रा में फूल और फल झड़ने लगे तब इसके नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे तो फूल और फल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव, हार्मोन्स का संतुलन, पोषक तत्वों की कमी, गलत समय पर सिंचाई, तेज हवाएं और कीड़े और रोगों का प्रकोप मुख्य कारण है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 15 मार्च के आसपास प्लानोफिक्स जो एक हार्मोन है जो सेटरिंग यानी फलों को गिरने से बचाता है, उसको 1 ml 4 लीटर पानी की दर से मिला के पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। ऐसा करने से एक तो फलों का झड़ना कम हो जाता है और दूसरा फलों का विकास, जो फलों की साइज होनी चाहिए वो अच्छी होती है। लीची के बगीचे में अच्छी फलन और उत्तम गुणवत्ता के लिए मंजर आने के संभावित समय से 3 महीने पहले पौधे में सिंचाई ना करें और अंतर शस्य फसल ना लगाएं। मंजर आने के 30 दिन पहले पौधों पर जिंक सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर पहला और 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करने से मंजर एवं फूल अच्छे होते हैं। फूल आते समय पौधों पर कीटनाशी दवा का छिड़काव ना करें और बगीचे में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के छत्ते रखें। फल लगने के 1 हफ्ते बाद प्लानोफिक्स 2 मिलीलीटर प्रति 4.8 लीटर पानी में या NAA 20 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी का छिड़काव करने से फूलों और फलों को झड़ने से रोका जा सकता है। बहुत सारे लीची और आम के मंजरों में दाने बैठ जाएंगे जो मटर के दाने के बराबर आ जाए, तो उस समय आपको फिर एक दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दवा आपके फफूंदनाशक के रूप में सांप ले लें या कोई और फफूंदनाशक केमिकल ले लें जिसका डोज होगा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। और दाना पड़ने के बाद आम और लीची दोनों में जमीन की सिंचाई करें और सिंचाई के साथ साथ 2% यूरिया, यानी अगर आप कहें कि 2% यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें या स्प्रे करें या फिर 200 ग्राम यूरिया प्रति पौधे की दर से पौधों की जड़ों से, वृक्षों की जड़ों से 2 मीटर हटते हुए जमीन में मिला दें। इससे क्या होगा कि पौधों को अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे और फलों की साइज अच्छी आएगी और फल स्वस्थ होंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से तरबूज की खेती, हल्दी की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।